I have to go to the ICMC page, right? Yes, yeah. We are live now already. Oh. ओके, आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ।
सितार के तारों में अनसुनी कहानी थी। सितार के तारों में अनसुनी कहानी थी। हर सुर में बसी मोहब्बत की दुआएं थी। Yeah. उंगलियों की जादू था या राग की जुआ। उंगलियों की जादू था या राग की जुआ। हर नगमा उनकी बड़ी रूहानी थी। उनके धुन में था दर्द भी और सुकून भी। उनकी धुन में था दर्द भी और सुकून भी। हर बंदिश में छुपी थी एक अनसुनी जुनून भी। जो सुन ले उनकी धुन वो बस खो जाए वहीं। उस्ताद के सुरों में तो खुदा की जुबानी थी। टुडे we are welcoming you all to today's event, memorial event, to remember the great legend Ustad Vilayat Khan Sahab, and a warm welcome on behalf of me and our very own Hidayat Bhaiya to this session. This session is dedicated to the life and legacy of Ustad Ji, because today is the 21st anniversary of his passing. So we are coming together to celebrate his extraordinary musical journey, his timeless contributions to the Indian classical music, and the rich memories that he leaves behind. So Bhaiya, this has been our kind of annual ritual to remember Abba on these days for last few years. So if you could welcome our audience and share a few words to start. Namaskar and adab to everyone. I think Holi is also right around the corner, so I want to wish everyone a very happy Holi and a very happy Ramzan. Me and Rambhai get together and get an opportunity to talk about Abba and his music with all of you all, share our experiences, share our love. It helps us connect with him and relive his तालीम. हर बार अब्बा का जिक्र होता है तो कुछ ना कुछ जिक्र में ही तालीम मिलती है, और हर बार उनका म्यूजिक सुनते हैं तो एक नया रास्ता नजर आता है. 21 साल हो गए अब्बा के इंतकाल को, लेकिन आज भी जब जिक्र होता है तो it doesn't feel like he's not there. He was a man who was larger than life. He had so many interests. हर पहलू में जिंदगी के वो हमेशा साथ रहते हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ याद अपनी ऐसी छोड़ी हुई है कि हर मोमेंट पे, whether it's traveling, whether it's talking to friends, whether it's listening to music, not just his music, कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो एक अब्बा की याद आती है. So welcome all of you all to share, for allowing us to share this experience with all of you all. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब्बा को हम दोनों से ज़्यादा करीब से देखा है और हम दोनों से बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं. तो उन लोगों से जो हम जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको पता है और हमसे भी बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन more so we are doing this for people
that have not connected with him, that have not seen him in person, or stalwarts like this, like him in person, because as much as the music translates, but there is so much more to him. अभी अब्बा की एक ये जो रिकॉर्डिंग सुनी हम लोगों ने, उसमें जाकिर भाई अकम्पनी कर रहे हैं. And I'll start with giving you a little memory on ये program की और इस moment की. ये program Stuttgart, Germany का था, if I'm not mistaken. And मैं वहाँ पे अब्बा इंडिया से आए थे, मैं यूएस से गया था. और अब्बा ने मुझे प्रोग्राम की दोपहर को मुझे मान भैरव की तालीम करी, और ये गत मुझे उन्होंने ग्रीन रूम में सिखाई. So ये गत टू बिगिन विथ इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड गत. तो मेरे, आपको मैं बोल नहीं सकता क्या बुरे हाल थे, पसीने छूटे हुए थे, मैं परेशान था कि क्या करूं, कि ऐसा इस पोजीशन में, एक तो अब्बा एक तरफ, दूसरी तरफ जाकिर भाई बैठे हुए हैं. तो वहां पे स्टेज पे तानपुरा लेके बैठना या सिर्फ बैठना भी एक बड़ी मुश्किल काम था. तो वहां पे सितार पकड़ के, और इतनी मुश्किल गत. तो जब शुरू हुआ तो जाकिर भाई मुझे तबले के पीछे से उंगली से इशारा कर रहे हैं कि 3 से शुरू कर, 4 से शुरू कर, यहाँ से ले, वहां से ले. तो आई मीन टुडे, उस टाइम पे मैं रियलाइजेशन नहीं हुआ मुझे कि कौन बैठा हुआ किस तरीके से किसको इशारे दे रहा है और समझा रहा है. लेकिन फिर एक टाइम के बाद एक फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस आई. बट उसके बाद आज मुझे लगता है कि दिस इज आवर सभ्यता, दिस इज आवर ट्रेडिशन. बड़े छोटों को ऐसे ही सहारा देते हैं और ऐसे ही आगे लेके उनको चलते हैं. तो the cycle keeps on repeating itself. तो जाकिर भाई मुझे प्रोग्राम के बाद कहने लगे कि he reminded me of this. He said there have been many moments in his life. He said there have been many moments in my life. This, I'm quoting Zakir Bhai. He said, where your father did the same for me. So when I was coming up and everything, and then to see in Abba's eyes, you could see how little boy Zakir Hussain grew into an Ustad Zakir Hussain, and he's looking at him with that much love and admiration. And then the Ustad Zakir Hussain is taking this little boy and guiding him. So it is a very full circle, and it's a beautiful thing that our tradition has, that brings us all together. And even myself and Ram Bhai, we haven't really spent growing up years together like the relationship that we share today. We've actually hardly spent any time in person. But it is the tradition, it is the values of Abba's music and his life that makes our relationship what it is today. And with a lot of you all that we've never even connected, I mean, but we feel connected through the music. So that was his, I think that was his, one of his strongest messages amongst many. There's so many things to say, but this was a little anecdote that I thought I would like to share with you since we played this recording. Wonderful. I think it set the context, and we can see vividly what happened in the backstage. The way you described, we could see it, and we can imagine. And today, even Ustad Zakir Hussain Sahab is also physically not with us. But all these are beautiful memories, and that is the incredible thing that happens with the musicians. They leave their mortal body, but their music remains immortal, and the memories remains immortal. Absolutely. And when we were saying about Zakir ji guiding you on the stage, and so Abba did when he was young. I remember one paragraph from Komal Gandhar,
Abbas autobiography, in the last phase of Dada Abba Ustad Inayat Khan Sahab, when he was not very well physically, then I think in all Bengal music conference which used to happen in Pathuria Ghata, where you have been there, I have seen in the documentary along with Abba. Pathuria Ghata Monmoto Ghosh house. I think they used to organize a grand conference where Ustad Inayat Khan Sahab was scheduled to perform, but because of his ill health, he could not. And then everyone, I think Ustad Ahmadjan Tarakwa Sahab was supposed to accompany with him. And Tarakwa Sahab probably proposed that young Vilayat Khan can play. Then Inayat Khan Sahab was very nervous. Then Abbas mentioned that I have never seen my father to be nervous for his own performance. But that the first time I saw him nervous because of music, because of me, how this young boy will be able to play in front of such a large connoisseur, large gathering. And Calcutta is full of all, jo Rasik hai. Their knowledge is also quite dense and heavy. So, but Ahmadjan Tarakwa Sahab told, don't worry, I will take care. And he blinked his eyes towards him. And then Abba told, the way he guided me on the stage, it was amazing. Yeah, right. So, as you said, this is the cycle of life, and it happened with probably all the great musicians. Sahi baat hai. Yeah. It is such a beautiful journey that we all go through, and we have so many such memories. Abhi jab recently, जब last year जाकिर भाई का इंतकाल हुआ, तो सुबह मैसेजेस आने शुरू हो गए. मैं सुबह रियाज कर रहा था. I saw the messages. It was very shocking, obviously everything. लेकिन मैं अपना देखा, and उसके बाद मैंने कहा कि you know what, it took me a few minutes to digest the moment. तो मैं फिर वापस बैठ के रियाज करने लगा. करीब 15-20 मिनट के बाद मेरा दिमाग सुन हो गया. Like literally, like I wasn't able to do anything. And I kept the sitar down, and it was an extremely emotional experience and moment for me. And I couldn't comprehend it. Why? Because I hadn't spoken to Zakir Bhai or met him in the last 6 months or something like that. But then I saw the outpouring of messages from people that did not even have never met him, and how it changed and how it impacted them. And that all resulted down to the one thing that they connected the world through, is through the music. And that goes to show that the power of the music that they were gifting to the world, the emotions, the connect that it resonates. And वही अब्बा के साथ भी है. आज 21 साल हो गए उनके इंतकाल को. A lot of personal wounds have not healed, but you get used to that. वो missing कभी जाती नहीं है. Anyone who has lost a near and dear one will know that कि वो missing कभी जाती नहीं है. But the music जो support और strength देता है और wisdom देता है, और मेरे लिए personally तो हर बार मैं अब्बा का म्यूजिक सुनता हूँ, या स्पेशली कभी अब्बा का अगर सितार बजाता हूँ, तो मुझे एक लिटरली आई स्वेयर मुझे एक तालीम मिलती है उनसे. और एक जब भी मुझे लगता है कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ म्यूजिकली, तो आई गो बैक टू, या इंस्पिरेशन नहीं है, सबके लाइफ में ऐसा होता है कि इंस्पायर्ड होते हैं लोग, एंड उसके बाद you need to find that inspiration again. So every time I want to do that, I go and listen to a piece of music, or I play अब्बा सितार या उसको मिला लिया, तो उससे लिटरली एक तालीम मिलती है. तो आई इनकरेज एवरीवन, जो जितने भी म्यूजिक स्टूडेंट्स हैं, सुनने वाले हैं, जब भी आपको लग रहा है कि डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि एक चीज बहुत ज्यादा बोली जाती है राम भाई, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, कि
आपने कितना टाइम अपने गुरु या उस्ताद के साथ गुजारा, जितना आपने ज्यादा टाइम गुजारा तो उतनी ज्यादा आपको तालीम है, तो आप उतने ज्यादा सीनियर बन गए। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिलीवर इन दिस। मेरे को लगता है कि उस्ताद गुरु इज एन ओशन, आपकी जितनी हिम्मत है आप उसमें से निकाल लें, अगर आपके पास आप डूबने की हिम्मत है उसमें तो आप डूब जाएं, दैट्स अप टू यू। सो इन बुजुर्गों की तालीम is always there, आप you can learn from every stroke। अभी हम लोगों ने सुना अब्बा की रिकॉर्डिंग फ्रॉम द 90s, और इसमें as we go back in time or as different recordings we'll hear, और आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि it's not just the evolution, it's the evolution of sitar, right? It's I don't know, you will say it better because those are your words। मैं आपको memory से क्या बोला था आपने? Now what I said is it is not the evolution of Ustadji's or Abbas Baj, but it is the evolution that happened in sitar's life। क्या बात है? What sitar was there before him and what sitar became during his tenure of his musical journey, and when he physically left where sitar was. So it is the evolution of in the sitar's life, how sitar evolved, and what sitar, in one of the interview I remember Ustad Amjad Ali Khan Sahab told that Ustad Vilayat Khan Sahab took out what sitar wanted to say. So it is the evolution in sitar actually। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नहीं, बहुत सोची हुई और बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि and also you know today our times have changed। I'm living in New York, you're living in Bangalore, we are meeting through Skype, so technology, and we are working with a lot of different musicians and different genres of music and everything। अब्बा ने सितार को जहाँ पे इवॉल्व करा दिया और जहाँ पे लेके आ गए as an instrument, if we even just say, there is never a place that I've been thrown into where I felt the sitar is incapable of doing something। It may be my inabilities to not fulfill that moment, but sitar is way ahead of typically। क्या होता है कि instruments की limitation होती हैं, वो imitation की उस instrument की limitation की वजह से आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, लेकिन sitar has become limitless right now, और उन्होंने रास्ते भी दिखा दिए हैं और एवोल्यूशन इतने खूबसूरती से किया है उन्होंने, दुनिया भर से इंस्पिरेशन ली, दुनिया भर की म्यूजिक से इंस्पिरेशन लिए। लॉट ऑफ पीपल think that he did not fuse music, which is completely contradictory। Gaiki Ang is fusing music। Then if you see the amount of inspiration that he's taken from jazz music, Western classical music, even popular music, but he understood the core of it, and he imbibed it within himself and his music in such a way that it was, whenever he was presenting whatever, it was Ustad Vilayat Khan, it was the sitar, it wasn't imitating something else, it wasn't pretending to be something else, it was always within him, because he absorbed the information in such a way and then channeled it through his medium. But he was always like a sponge, constantly you listen to his music, and the evolution will show the grasp। अभी ये जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी, इसमें इसका जो स्ट्रोक का वजन, जो तानों का अंदाज, उससे अगर आप 5 साल भी पहले चले जाएं या 5 साल बाद चले जाएं तो एक चेंज है, एक शिफ्ट है, एक थॉट में शिफ्ट है, एक मिजाज में शिफ्ट है, एक जो बात कह रहे हैं उस बात में शिफ्ट है। वो बात is not just a bunch of notes coming out in a certain rag, वो एक कहानी बता रहे हैं। And when I listened that phrase from Ustad Amjad Ali Khan Sahab, then I could relate with so many things that even you told। As for an example, you told he never ever tuned the sitar on a particular pitch। तुम्हें D में ही जाना है, तुम्हें C में ही जाना है, C sharp में ही जाना है। So what he did, as I heard from you in one of the sessions,
that he used to feel, he used to do like this on the tabli, in the tumba, and he used to gauge and measure what is the humidity, what is the ambience, what is the temperature. Accordingly, he used to tune the sitar in that particular pitch. As a result, unlike many other great musicians, all his recordings, sitar tone is different. Absolutely. You take Puria, like if you take Puria and Alaya Bilawal with Kishan Maharaj Ji, yes, those rags were recorded in the same session. That's why the timbre tone sound will be same. If you take Gara Sindhu Bhairavi with Zakir Ji, then this would be same. But if you take different recordings, sitar tones are different. Ekdam. Honestly, Ramay, we can do, like, I think the tuning of an instrument is such an underrated, unexplored thing that people don't pay attention to. A lot of artists don't pay enough attention to it. जिस तरीके से अब्बास साज मिलाते थे, अगर वो इंसान, इफ यू रियली उस पर रिसर्च करा जाए, उसको समझा जाए, तो आपका देन द सितार रिस्पॉन्ड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो वो आपको डायरेक्शन देगा. द सेम थिंग, जैसे जो अगर अच्छा कंपोनिस्ट आपके साथ बैठा हो, तो कितनी मूवमेंट्स, कितना प्रोग्रेशन प्रोग्राम का इज एक कीड और सजेस्टेड बाय द कंपोनिस्ट, कि वो किस जगह पे कैसे ठेके पे वजन चेंज करता है. अभी यही रिकॉर्डिंग में जाकिर भाई ने जो जब अब्बा कुछ बजा रहे हैं, तो अगर आप उनको एकदम गौर से सुने, तो वजन कहाँ आ रहा है ठेके का, कि जब जो गद के जो एक्सेंट्स हैं वो कैसे हाईलाइट हो रहे हैं. एंड अ लॉट हैज गॉट टू डू विद दैट अकम्पनीमेंट. एंड उसके बाद जब अगर वो सोलो बजा रहे हैं, तो इट्स अ सजेशन. इट्स नॉट जस्ट अ सोलो, तबला सोलो. It's not just after a tabla solo then I'm playing my tans or I'm playing whatever the next subject. It's a suggestion कि अब यहाँ पे जाया जाए, इधर से बात उठी तो इधर जाएगी, उधर से बात उठी तो उधर जाएगी. अगर हम लोग खाना खाने जाएंगे तो पहले एपेटाइजर खाते हैं, फिर उसके बाद मूड जमता है तो मेन कोर्स आता है, फिर मूड जमता है तो उसके साथ मीठा आता है, उसके साथ कुछ आप कोल्ड ड्रिंक या पानी या क्या पियेंगे. You can't preset that. Sometimes मजा आता है प्रीसेट में, लेकिन sometimes you just want to go with that conversation. कहाँ जा रहा है मामला, ये बहुत जरूरी है. और इन लोगों की, इन ग्रेट माइस्ट्रोस की म्यूजिक में वो इतना प्रोमिनेंट है, और वो शुरुआत उसकी वहां से होती है जहां से साज मिलाओ. अगेन आई विल आज एक्चुअली आई गेस शुरुआत जाकिर भाई और से और अब्बास से हुई है. तो गो बैक टू एक यही बात मेरी काफी साल पहले बॉम्बे में जाकिर भाई से हुई थी, अबाउट ट्यूनिंग और मिरेकल्स विद इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. तो काफी मतलब कोक्स करने के बाद जाकिर भाई का मिजाज नहीं होता था. He never didn't normally get into serious conversations like that. He would like pass off things lightly. But after coaxing him a lot, he said, अपने साज से मोहब्बत करोगे, अपने साज को समझोगे, तो ये चीजें होंगी. तो बात वही आ जाती है अगेन, साज को कैसे मिलाना. मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है शांति प्रसाद जी भी 90% ऑफ द ट्यूनिंग वो नीचे जो क्या कहते हैं उन्हें, उसका जो बंगाली में बोलते हैं उसको गुली बोलते हैं, मतलब जो हथौड़े से मारते हैं. हाँ, किनार पे नहीं, लेकिन जो छोटा के नीचे रहता है, गट्टों से ट्यूनिंग जी. गट्टों से ट्यूनिंग होती थी, और ऊपर की जो हल्की सी जो ऊपर नीचे करना है वो ऊपर किनार से होती थी. तो वही बात हमारे सितार में भी है. आप कितना मनके को ऊपर नीचे करते जाओगे यार, उसको खूंटी से मिलाओ, सब सा का फाउंडेशन बनाओ. तरफ की सा, नीचे की, ऊपर की, जोड़ा, चिकारी, फाउंडेशन जब बन जाता है सा का, देन द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज व्हाट अब्बा यूज्ड टू टीच मी ऑल द टाइम. और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, this is not my research or anything like that. I'm seriously just telling you what I've heard from the ustad's mouth. So कहते थे फाउंडेशन
साज की सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, वो है साज की फाउंडेशन है सा। तो जब सारी सा एक जगह पे बोलें, तब उसके ऊपर आप जैसी मर्जी बिल्डिंग बनाओ, सुरों की बिल्डिंग बनाओ, जो मर्जी आप उसके ऊपर आप करो। आप बंगला बना रहे हो या 100 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो या कैसल बना रहे हो या जो भी बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप बना सकते हो, बिकॉज द फाउंडेशन इज लीड। तो फाउंडेशन कैसे करना, और आप फिर उस फाउंडेशन को लेके किस मिजाज में चलना। बेस्ड ऑन सा, मतलब बाकी जितना भी स्वर है वो जी। सा से डिस्टेंस के ऊपर वो मेजर होता है। आई थिंक दैट इज मेन रीजन। So, should we listen to one of his recordings now? Absolutely.
Wow. I think the Tanpura here you were playing in this recording. इस अब्बा की जो लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ की अगर जो जितनी भी कॉम्पोजिशंस हैं और उनका एक बचाना का एक जो मूवमेंट है, इट बिकेम वेरी सटल, very simple but very grand. If you can picture an elephant walking, तो जब आप देखें तो elephant doesn't jump around, it doesn't dance around, right? But each stride is huge, and there is a way कि it almost floats within that. एक इतनी बड़ी चीज, इट ऑलमोस्ट फ्लोट्स ओवर द ग्राउंड एंड इट वॉक्स. और उनकी कॉम्पोजिशन भी आप सुनिएगा तो हाफ कॉम्पोजिशन एक रिदम पे चलती है, हाफ ऑफ बीट पे चलती है. नाउ इफ यू रियली इमेजिन दैट इन एलिफेंट वॉकिंग, राइट, यू विल सी द सेम काइंड ऑफ एक उसका एक वो चलता है. उसके पहले टाइम पे चले जाएं अगर आप, तो मे बी देयर इज in his 60s and 70s, it was more of a lion, or more of a there was an aggression, but there was a power, there was a confidence in the compositions itself, in the playing itself, in the strokes itself. Uske aur pehle chale jaएं, so maybe you can call it a deer or something else, or a horse. There's a lot of agility, there's a lot of spark. So पूरा बजाना आप उनका अगर आप देखते जाओ तो उनकी लाइफ, उनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली केप्ट ऑन इवॉल्विंग. और मुझे ये लगता है कि इतना सिंपल है गाना बजाना. अब्बा हमेशा ये कहते थे दादा के बारे में, एंड ऑनेस्टली मुझे अभी भी कितनी उनकी बातें जो समझाते थे वो अभी तक समझ में नहीं आती हैं ढंग से. बट ये म्यूजिक सुनते हैं हम तो लगता है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सी इट, लेकिन वो असर नहीं आता है. इसलिए वो एक एनसीपीए में शायद उनका वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा अबाउट दादा, अबाउट उस्ताद इनायत खान साहब, कि इतना इनोसेंट और इतना सिंपल करके इतना मुश्किल कर दिया. क्या बात है. क्योंकि हमारे गुरुजी काशी बाबू भी बोलते थे कि इनायत खान साहब की जो रिकॉर्डिंग में निसा गामा पा 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 3 बार पा बजाया, वो शायद पर्दे में ही बजाए होंगे, लेकिन वो तीनों पा से भैरवी डिफाइंड हो जाती है. सुभान अल्लाह, क्या बात है. और एक बात शायद जी नहीं प्लीज. एक बात पंडित रविशंकर जी भी गुरुजी को बताए थे, पंडित अरविंद पारिक जी को, कि अरविंद भाई, इनायत खान साहब जब पाधा सारे गा करके भोपाली में जो उन्होंने पहली जो फ्रेज बजाया भोपाली रिकॉर्डिंग में, सितार वहां पे शुरू होती है और सितार वहां पे खत्म होती है. तो आई मीन दिस गोज इन लाइन, मतलब उतना सिंपल लेकिन उसमें जो असर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन बहुत मुश्किल काम है. आई मीन जरूरी पर्दे पे सुर का पूरा मिजाज लाना एक स्ट्रोक में
is impossible. It's When really you were impossible. when you were referring to the movement of an elephant, मैंने कुछ पुराने म्यूजिशियन से ये एक टर्म सुना बंगाल में, गज गति छंद. गज के गति के जो छंद होता है, एंड ये सांसरावली के जो बंदिश में, जैसे एज यू मेंशन कि कुछ ऑफ बीट में, कुछ एक्चुअल बीट में, आड़ में और इसमें चलता है. इवन मांड भैरव के जो बंदिश है इवेंचुअली विद जाकिर जी, जो हमने पहले सुना, उसमें भी you see that impact is there. The way he composed the जोकोस बंदिश, जोकोस का जो विलंबित गत बजाते थे, जो उन्होंने आई थिंक 11.5 से उठाते थे. ये अगर सांसरावली की जो मध्यलय की भी कॉम्पोजिशन है, उसमें भी मिजाज वही है जी. उसमें भी मिजाज वही है कि एक, बिकॉज ओवरऑल जो पे अब्बा हमेशा कहते थे कि he was always, he had a story in mind. That story जब वो बजाते थे तो आप हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जब सांसरावली की कॉम्पोजिशन है, जो भी इसके अल्फाज हैं, why am I blanking out? जरही कैसे के कर पास सब जागर. तो ये जो है, तो आप जब इसमें आलाप या विस्तार कर रहे हैं तो आप दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी के साथ चले कि झांझर बाज रही, तो आप उसको झांझ उसकी दिखा रहे हैं और वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, then everything, the grammar becomes extremely important. The grammar becomes extremely important. Poetic, the great poets, they played with words, and sometimes it was outside of the rules, but within the big framework, the grammar of the language, the grammar of what they wanted to express had more impact. Instead of playing the aro avro of the rag or the chalan of the rag, play the personality of the rag. And sometimes, if you really play the personality of rag, sometimes you're going outside of the aro avro. But the personality stands out much more. Very deep. हाँ, it's like putting, वो ऊपर से वो फिनिशिंग सॉल्ट डालते हैं शेफ्स खाने के ऊपर जी, या किसी चीज में, किसी नमकीन चीज में, बंगाली खाने में जैसे वो मीठा डाल देते हैं, उससे सारे फ्लेवर्स एक्सेंचुएट हो जाते हैं. तो इट्स द सेम थिंग कि ये लोग को, इन्होंने हारो अवरो पकड़ वकड़ सब सीख ली, डाइजेस्ट कर ली, उसके बाद उसको छोड़ दिया और पर्सनालिटी को पकड़ लिया और पर्सनालिटी के साथ खुद अलाइन हो गए जी, कि अपनी पर्सनालिटी और राग की पर्सनालिटी में आज इस वक्त क्या बोलना है. तो राग के साथ जो एक दोस्ती, फ्रेंडशिप जब हो जाती है, आई हर्ड सम म्यूजिशियन थिंकिंग इन दिस लाइन कि जब दोस्ती प्यार हो जाती है तब रूल नहीं रहती है, तब ऐसे भी कुछ हम बोल देते हैं जो सही नहीं है, लेकिन वो रिश्ते के जरिए दैट बिकम्स प्रॉपर, एप्रोप्रिएट. तो उसको कोई नो वन माइंड्स की, बट इफ द राग और एनी पर्सन इज अननोन टू मी, उसको अगर वो इफ वी टेल, देन प्रोबब्ली दैट विल नॉट बी प्रॉपर. लेकिन जब राग के साथ वो, तो दैट दिस great musicians achieve that level. That's why they were in position to do that. Sometimes we get question, फलाना उस्ताद जी और पंडित जी ये सुना रिकॉर्डिंग में, ये किया, लेकिन आपने जो सिखाया इसमें तो ये नहीं है. Then we have to tell that they were above the level where we are, so they are looking the rag from that level. तो उनके साथ इंटरेक्शन ऐसे हो रहा है. So we have to abide by the grammar and let them do. Let us enjoy that music. That also, and also I think that if we like पहले rules समझ लें ना,
अगर हम रूल्स समझ लें, then you know, life should imitate, sorry, art should imitate life and life should imitate art. As a child, आपका अपने माँ और बाप के साथ रिश्ता अलग होता है. There are certain things you get away with your mother with. There are certain things you get away with your father with. And an infant child जिसको ज़बान भी नहीं है, कुछ नहीं है, instinctually knows कि मैं अपनी माँ के साथ क्या करने जाऊँ. भूख लगी है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो अपने माँ के पास भागूं, खेलना कूदना है, ये करना है, or whatever it is, you know, whatever the roles are, whatever your relationship is. I run to my father. So instinctually, you have to create that relationship with your music. That at that point, it's not about notes, it's not about sitar, it's not about rag, it's not about this thing. It's about that communication. So if you're doing it with that communication, if you really are treating your music like that, then it is all good. आप अपनी, I remember मैं बचपन में अपनी like school के time पे, I cannot believe that my mother tolerated me. Every day in the morning, it was hell to wake me up for me to go to school. Every day in the morning, I gave her pain throughout my school life. But she tolerated it. That's your relationship. Is it गलत करा? हाँ करा. But I'm the kid. This is my birthright. That's the relationship you need to have with your music. And that is the relationship all of these with their instrument. अब्बा अपने इंस्ट्रूमेंट का इतना नखरा उठाते थे और चिढ़ भी जाते थे उससे. हर नखरा, मतलब बैठ के उसका नखरा उठा रहे हैं और चिढ़ भी गए, क्या है, मतलब नाराज भी हो गए, उसको अब्यूज भी किया, जोर से बजाया क्योंकि गुस्सा आ गया, तार तोड़ दी, लेकिन फिर उसको ठीक भी किया. तो एक रिलेशनशिप हर और लाइफ के एक्सपीरियंसेस अपने म्यूजिक में डालो. एक टाइम के बाद दिस इज अगेन, जो भी मैं कह रहा हूं, it's really sometimes the words are mine because it's hard to recall the exact words that I've heard, but these are stories and wisdoms of all great maestros, not just my father, because I always say this, that one of the greatest things about being born into a family of musicians is not just your family and just your father or your guru, but everyone around him. अब्बा के फ्रेंड्स कौन थे? बिस्मिल्लाह खान साहब, किशन महाराज जी, अल्लाह रखा खान साहब, भीमसेन जोशी जी, you know, ऐसे ऐसे लोग उनके दोस्त हैं. मुनव्वर चचा, अमजद चचा, ये लोग आए हुए हैं, बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं. हम लोग बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं. बट ये सबकॉन्शियसली सिखा, एक्चुअली सबकॉन्शियसली बात कर रहा हूँ मैं. अब्बा हमेशा से तालीम इस तरीके से देते थे कि कभी वो ये नहीं बोलते थे कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो ही है. वो हमेशा एक आइडिया, डायरेक्शन देते थे. उसके बाद he was very happy to engage in a conversation कि क्या है ये, what is the idea, and he expected you to take it in some direction. But yeah, what I may be wrong, his way of teaching, way of imparting talim has also evolved over the period of time, because from the old students, whatever we have heard, absolutely, the way he used to make them riyaz, and probably sometimes didn't allow to ask questions, just do, and later you will understand what it is. And probably over the period of time, that way also evolved when he taught you, or maybe in the latter part of his life. Oh, 100%. मैं शुरुआत में मैंने बोला था ना कि there is a lot, so many people that have spent so much more time with Abba than you and I put together, right? So there is, it's again, I am, to all the audience, what Ram Bhai and I are saying over here and what we are doing is coming from a place of whatever we know. There is a lot more to Ustad Vilayat Khan Sahab. There's a lot more to music. There is a lot more to everything. But हमें जितना पता है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. इसमें आपके पास ज़्यादा information है तो आप उसमें इजाफा कर दीजिए. अगर कुछ गलत करिए तो हम लोग को माफ कर दें. But these are just our experiences. But going back to that point, he would always say that he's teaching not your conscious mind.
He's teaching your subconscious mind. He's talking to your subconscious mind. And his music actually talks to your, not your conscious state, because your conscious state in that moment only receives what your conscious state is able to receive. Then why do we feel that same recording, same piece of music, same taan, same stroke, 5 years down the road, we hear it differently? 10 years down the road, we hear it differently. 20 years down the road, we hear it again differently, right? It's because our subconscious is evolving. आज हमारा conscious mind is only capable of listening to this. तो हमने ये grasp किया. तो अब्बा की तालीम, अब्बा का म्यूजिक, अब्बा का कम्युनिकेशन वाज टू योर सबकॉन्शियस माइंड. और जो भी आप ले रहे हो वो आपके अंदर बस रहा है. एंड जब आपकी कैपेसिटी उस लेवल पे आएगी वो अपने आप उभर के आ जाएगा. Now, should we listen to one of the recordings, probably in the mid of his career? जी.
After this kind of music, I don't feel like talking. Just consume it for some time and just feel it. I seriously, to all the listeners, I mean, the quality of the tonal quality, the sound quality also for this, and we keep on interrupting the music between our conversations. But these are references for you to go and sort of listen to these recordings. And again, this just from the first stroke, kitna difference. It feels like a different artist altogether. Yet there is a continuation, that you can see. Today we are playing it in the reverse. We're starting from his latter years and going back to his early years. But it's a very interesting way of sort of seeing unfolding of the story. But how beautiful, like just the first stroke, there's such a difference. Tone, mizaj, speed, everything. Kya baat hai? And the way Zakir ji enters, right, without any kind of uthan or very fancy multiple avartan things, just a dha, he enters with that, and it is so magical and majestic. अगर असर होना है तो वो एक धा एक डा में हो जाता है, नहीं होना है तो आप पीट लो जितनी ताने पीट आपसे. Play something else also, na Rambhai, music. जी. थोड़ा सा ठुमरी सुने भैया. जी, anything. हाँ, शाम तपस्या जी के साथ है ये ठुमरी, खमास ठुमरी, हम कैलपी से. Is it audible, भैया? जी, it is. Okay.
Oh, बहुत मुश्किल है पॉज करना। देख रहा हूँ मैं आपका हाथ। एक्चुअली ये हम बचपन से हम लोग सब लोग इतने बार सुने हैं एंड वी नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो वो तीन तान का जो सिलसिला था, आई कुड नॉट स्टॉप बिफोर दैट। I could see that. Again, just delicacy से वो Oh शुरू my कर दे. God. You know, like शुरुआत, there's so much romance. There's such a courtship. It's such a romantic approach to the notes. It's so delicate. It's such a first date. You know, it is. It honestly is. All these artists were very enlightened souls, no doubt, but they were very complete souls. They were not just they were not spiritual gurus. All aspects of life they have. Exactly. They have experienced and they have put all those dimensions and all those colors, different shades of colors. Red also different shades, green also different shades. So all those shades they have put. उन्होंने जिंदगी के मजे लिए हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस करिए जिंदगी, इसलिए वो उनकी म्यूजिक में वो एक्सपीरियंस है। आपने अगर कुछ चीज कभी महसूस नहीं करी है या कहीं गए नहीं है या कहीं देखी नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा? हाँ, सुना है कि कश्मीर में बड़ी ठंड होती है, यू नो, बहुत बड़ा बर्फ पड़ती है, सुना है, बट एक बार जब जाओगे उस वहां पे देखोगे, उस जो ठंड की एक जो फीलिंग आती है, when that happens, then you can express, then you can tell someone else. So you have to experience it. इसमें इतनी मोहब्बत है, इतना रोमांस है, there's such a टच is, हर चीज का टच है। इसी जमाने की अगर आप कोई डिफरेंट राग की रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो एक वजन में डिफरेंस आएगा। यही जो ताने आ रही हैं उसमें there'll be a difference in the वजन, there'll be a difference in the sometimes it's slower. Sometimes it's slower because it's more impactful. It's more enhanced. The every note is more enhanced. Sometimes it's faster and it's softer. It's बहुत subtle music है. जी जी. Even in this recording only, when he started with the tempo where he started playing tans, he started playing tans, and that dimension and the gaps between two consecutive strokes and the meetkari between those, how he's connecting those two dots to those two swaras, all those things differs based on the tan and the way, you know, he has shown the path how to do basically. In nutshell, I think Dharamveer has written, "Thank you for remembering Abba. No words, only our heart can feel the music of the legend." So, where the words stop, language fails that the music starts. So, absolutely, precisely that. Yes, Dharamveer spent such. He's seen me born.
So he spent such wonderful times in Dehradun with Abba, and he has that whole era of time which is completely alien to me. I wasn't even, or I was just born at that time. So he has lots of beautiful memories from there. But वही हर एक being true to what you're feeling, right? तानों में, composition में, stroke strength में, आलाप में, इस पूरे खमाज में चाहे virtuosity है, obviously, लेकिन there's a delicacy. It's delicate. It's romantic. Classy, regal. अब कितना देंगे? There are so many virtues in that. Classy, regal, majestic, royal, beautiful, vigorous. You know, we can. I always feel that हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वक्त ऐसे गुजर जाता है अब्बा की बात करने में और अब्बा का म्यूजिक सुनने में और गाने बजाने के माहौल में कि it always becomes a long session, and it always goes in whatever direction it goes in. But it's I really need to thank you, Ram Bhai, for doing. You're really the backbone of this. You put all the foundational work and everything, and then I mean, I have such a good time doing this. I really hope we can continue these sessions for our lifetimes, and then I hope the next generation also picks up this from us and takes it further and gets inspired by this, what we're doing, because honestly, म्यूजिक की एक फैमिली है. हम लोगों का लास्ट नेम एक नहीं है, हम लोगों की अपब्रिंगिंग एक नहीं है, हम लोगों की शक्ल सूरत एक नहीं है, लेकिन हम लोगों का म्यूजिक हमारे डीएनए में है, and that's what connects us, and it connects us deeper than anything else, more than anything else. अब्बा ने सिर्फ उनका सितार ही ट्यून नहीं किया उतना अच्छे तरीके से, हम लोगों को भी ट्यून कर दिया. That's why we are also resonating with his mainstream stroke. We as a taraf, we are also resonating. क्या बात है? That's beautifully said. That's really beautifully said. I'm going to use that. So we can conclude this session with his Sindh Bhairavi piece with Zakir ji. क्या बात है? If you, yeah. Before I think we should just end it with the music and let the music speak for itself. I would really like everyone to take a moment, and we've lost a lot of great artists in the last year, last couple of years. So please take a moment and pray for their souls, and take a moment and enjoy their music. It's a very auspicious time. Holi is here, Ramzan is here. So pray for their souls, pray for our souls, and enjoy the music.
Even before we conclude, we got a small message from Dharamveer ji. I will just display this message here, which will have some historical importance. He has mentioned that remember playing Tanpura in this recording in Mumbai studio. Memory to be cherished, being next to these two legends. Truly blessed. And we are truly blessed to be able to listen to this music whenever we want. So this particular recording, Garan Sindhuve recording, for me, this is the best tonality in the universe. In the universe, there cannot be better tone than that. To me personally, this is my personal feeling. So with this note, we thank you all. As Siddharth Bhai was saying, this 2 days in a year, we get the chance to listen to Ustad's music with you all together and discuss various aspects and try to learn, try to understand. And thanks to all the senior musicians who join, who give us time and share their experience with the comments, and all the audience of ICMC. Thanks for all your blessings. Pranam. Namaskar. Thank you.